फैसल शाह साहब, ये मुझे बताइए कि अमेरिका जो अपने आप को एक सोल सुपर पावर असर्ट करता आया है, साथ ये कि कॉन्स्टलेशन है उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, 900 अरब डॉलर से ज़्यादा का मिलिट्री बजट है। उन्हें नहीं मालूम था कि नेतन्याहू ने एक ट्रैप सेट कर दिया, वो उसमें फंस जाएंगे? देखिए, नेतन्याहू के पास लगता ऐसे है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी जो गवर्नमेंट है उसकी कुछ डोरियां उनके हाथ में है जो वो हिला रहे हैं, और अच्छा। जिसके बलबूते पर बहुत ज्यादा लेवरेज उनको दिया जा रहा है। एप्स्टीन फाइल्स भी हैं, आने वाले इलेक्शंस भी है, मिड टर्म, डोनाल्ड ट्रंप की अपनी साख भी है, बिजनेस भी है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें उनको वल्नरेबिलिटीज हैं ट्रंप साहब को, और वो वल्नरेबिलिटीज सारी रुख करती हैं नेतन्याहू की तरफ या प्रो नहीं, इजराइल फिर लॉबी की तो तरफ। इज इट सेफ टू से कि नेतन्याहू इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, क्योंकि वो यूएस जी प्रेसिडेंट इस को वक्त तो ब्लैकमेल कर रही है एज पर यू। जी जी इस वक्त तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है। आप देखें, ओबामा ने कहा कि मुझे भी ये प्लान प्रेजेंट किया गया था, लेकिन मैंने तो उसको नहीं एक्सेप्ट किया था, क्योंकि ओबामा की ऐसी कोई कमजोरियां नहीं थी जिसकी वजह से वो उसको एक्सेप्ट करते। तो लगता तो यही है कि ट्रंप साहब की कुछ कमजोरियां उनके हाथ में, जिसकी वजह से वो यहाँ पर ट्रैप में आ गए। और इसराइल और प्रो इजरायली लॉबी की इस वक्त मजबूरी ये है कि वो ये समझते हैं कि अमेरिका कई दिहाइयों के बाद इतना साजो सामान लेके इस खत्ते में आया है और फिर दोबारा पता नहीं कब आएगा। तो इस मौके से पूरा पूरा फायदा उठाया जा सके और ईरान को वो सबक सिखाया जाए, उसका वो हशर किया जाए कि मतलब एक नफरत का इजहार है जो कि इसराइल और प्रो इजरायली लॉबी करती है ईरान के खिलाफ, वो नफरत नजर आनी चाहिए जमीन पर। ये उनका बेसिकली एक मुद्दा है। लेकिन अमेरिका के लिए ईरान की एग्जिस्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले कई दिहाइयों से इस खत्ते में अगर अमेरिका ने अपना असर व रसूख कायम रखा है तो वो ईरान के बलबूते पे कायम रखा है। और वो यहाँ खत्ते के ममालिक को ये बताता रहा है कि इसराइल नहीं, तुम्हारा असल दुश्मन ईरान है और इसके खिलाफ मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो इसी तरह से पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस अमेरिका का इस खत्ते में कायम रहा है। तो आज अगर अमेरिका ईरान को बिल्कुल खत्म कर देता है तो उसका ये जो स्ट्रेटेजिक नेशनल ऑब्जेक्टिव है ये खत्म हो जाएगा। तो अमेरिका के हक में नहीं है कि ईरान को बिल्कुल खत्म कर दे, मलियामेट कर दे। इसीलिए अमेरिका यहाँ पे रुक के और इससे निकलना चाहता है। प्रेशर बहुत है ट्रंप साहब के ऊपर, इसराइल का भी, प्रो इसराइल लॉबी का भी। तो अब वो टाइम बाय कर रहे हैं, बेसिकली वो टाइम बाय कर रहे हैं कि इसराइल को अगर मैं ईरान की तबाही गिफ्ट नहीं कर सकता तो कम अज कम मैं उसको इतना टाइम दे दूं कि वो लबनान में और गजा में अपने अहदाफ पूरे कर ले। ये बेसिकली मुद्दा है। जो फ्रेमवर्क है जो कि जिसके तहत आगे बातचीत चल रही थी वो तो अमेरिका से मंजूर होके आया था, जिसको फील्ड मार्शल साहब ने जाके फिर ईरान में सख्त करवाया और फिर वापस अमेरिका भेजा। तो अब अमेरिका कहता है कि नहीं, दोबारा कोई नई शर्त शराइत होंगी जो हम भेजेंगे, या ठीक है। भेज दी है उन्होंने। तो वो सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं। जिस दिन नेतन्याहू ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आप मुआहिदा कर लें, उस दिन मुआहिदा हो जाएगा जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। अच्छा, मतलब जो फाइनल अप्रूवल है वो इसराइल जब तक नहीं करेगा, जिस तरह से आपने कहा, वो इस जंग बंदी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। फैसल शाह साहब, ये बताइए कि इसके अलावा जो हमने आज से एक रोज़ पहले ये देखा कि 2 शहरों के ऊपर सेंटकॉम ने भी इसको कंफर्म किया कि उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स को बॉम्ब किया ईरान में। फिर उसके जवाब में IRGC ने सिंगल आउट नहीं किया किसी मुल्क को कि किसी की बेस इस्तेमाल हुई है, लेकिन कुवैत का जो स्टेटमेंट है वो तस्दीक कर रहे हैं कि ड्रोन्स और मिसाइल उन्होंने इंटरसेप्ट किए हैं। तो गल्फ़ मज़ीद बर्नआउट का शिकार नहीं हो रहा इससे? बिकॉज़ एक तरफ नेगोशिएशन नहीं हो पा रही और दूसरी तरफ ये वक्तन फ़वक्तन इस तरह के हमले भी जारी हैं जिससे उनकी इकॉनमी भी हर्ट हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू भी है। तो गल्फ़ में अब जो ये आर्गूमेंट हो रहा है कि ओमान, कतर और ईरान जो है वो बहुत सी पोजीशंस पर अग्री करते हैं, वन पेज पे हैं, दूसरी तरफ UAE है, फिर सऊदी अरेबिया है, तो गल्फ़ की जो डिविजन्स हैं वो मज़ीद वाइडन हो रही हैं, आपको लग रहा है विद टाइम? देखिए, यूएई ने तो अपने कार्ड्स बिल्कुल खुलकर प्ले कर दिए और उन्होंने बिल्कुल बता दिया कि जी हमारा अपना नेशनल इंटरेस्ट अरब या गल्फ नेशनल इंटरेस्ट से सुप्रीम है। तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में जो चीज़ ठीक होगी हम तो वो करेंगे। तो वो तो बिल्कुल वो कर रहे हैं। और वो जो I2U2 एक बना था और कुछ अर्से के लिए डोरमेंट हो गया था, मेरा तो ख्याल है कि वो उस पर बैंक कर रहे हैं। और इस वॉर के बाद आप देखेंगे कि I2U2 का बड़ा प्रोनाउंस रोल होगा इस रीजन में, जिसकी इंडिया भी ख्वाहिश कर रहा है। तो यूएई तो बिल्कुल एक सेपरेट चीज होगी। बाकी जो ममालिक हैं
बिल्कुल ये ओमान और कतर हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली भी ईरान की हिमायत करते आए हैं और इनका बड़ा अच्छा रवाबित ईरान के साथ रहे हैं, ट्रेड रिलेशंस भी रहे हैं और डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बड़े अच्छे रहे हैं। सऊदी अरब बहुत बैलेंस प्ले कर रहा है क्योंकि सऊदी अरब की एक बड़ी यूनिक पोजीशन है इस रीजन में भी और पूरे आलम इस्लाम में भी, क्योंकि उनके पास मुकद्दस जगहें हैं जिसकी वजह से उनकी तरफ देखा जाता है, तो उनको बहुत कॉन्शियस होके चलने की ज़रूरत है। और अगर वो इसमें कामयाब रहते हैं तो इस किस्से के बाद सऊदी अरब के मैं समझता हूँ कि स्टेचर में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा कि उन्होंने जिस तरह का रोल प्ले किया है यहाँ पे। देखिए ईरान और अमेरिका इन दोनों के लिए तो ये जंग बिल्कुल एक जाहिर बात है कि डायरेक्ट एक दूसरे के लिए है और दोनों ये चाहते हैं कि इससे निकलें भी, लेकिन ईरान का ये मुद्दा है कि ये वंस एंड फॉर ऑल खत्म होना चाहिए और एक हतमी किस्म का एग्रीमेंट होना चाहिए और वो तलवार जो हम लटकी हुई है वो दोबारा से मेरे ऊपर ना गिरे। अमेरिका इसमें से निकलना चाहता है और वो एक एग्रीमेंट करना चाहता है फॉर्मोस खुल जाए कम से कम, ताकि जो लास्ट ट्रॉफी है जो वापस चले जाए, फिर अगर कुछ ब्रीच होता है तो दोबारा आके उसको देख लिया जाएगा। तो ये जो गारंटर की बात आप पहले भी कर रहे थे, वो गारंटर कोई भी नहीं हो सकता है क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, ना इंटरनेशनल लॉ कोई काम कर रहा है, ना कोई इंटरनेशनल बॉडी ऐसी है जो कि वैलिड है इस वक्त, ना अलायंसेज आप देखिए कि अमेरिका के लिए कोई मैटर करते, ना यूरोप के ना गल्फ के। वो अपने और इसराइल के इंटरेस्ट में जो चीज़ें होती हैं वो एक्शंस ले रहे हैं। इससे मावरा के दूसरों का क्या नुकसान हो रहा है, उनके दोस्तों का क्या नुकसान हो रहा है। तो अमेरिका के लिए तो शायद निकलना इस वक्त जल्दी में ज़रूरी है क्योंकि वो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं और उससे पहले वो अपनी पोजीशन मुस्तहकम करना चाहते हैं। लेकिन ईरान के लिए अमेरिका को छोड़ना मेरा ख्याल है कि इतना आसान नहीं है। ईरान के अपनी भी लीडरशिप के ऊपर बहुत प्रेशर्स हैं कि वहाँ पे बहुत तबाही हुई है, इकोनॉमी का बुरा हाल हुआ है, शहादतें हुई हैं, बच्चे लेकिन फैसल साहब इस पे कोई रैशनल सेंस प्रिवेल करना बहुत मुश्किल होता है। ये कोई मैस्कुलिन ईगो का इशू बन जाता है कि हम रीपोजिशनिंग नहीं देखते। तारीख में बहुत बार हुई है, गोर्बाचेव ने वन फाइन डे ही सेड द वॉर इज़ ओवर, उसके बाद में आप मज़ीद आगे नहीं बढ़े, आपने असेस कर लिया। अब जो म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है वो दोनों मुल्क जानते हैं कि क्या असर होगा ग्लोबल इकॉनमी का, उनकी अपनी इकॉनमीज़ का, उसके बावजूद इतनी ज़्यादा रिलक्टेंस क्यों है रीपोजिशन करने में अपने आप को? ईगो का इशू है इसलिए? नहीं, देखिए ईरान के लिए तो मेरा ख्याल है रीपोजिशन के सिवा मतलब ईरान के लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं। उसने तो वो सब 40 दिन गुजार लिए हैं, जंग लड़ ली है, वो तमाम तबाही जिसका 47 साल से वो इंतजार करता रहा है। दुनिया सोचती रही है इस बारे में कि दुनिया की दो बेहतरीन ताकतें ईरान के खिलाफ निबर्द आजमा होंगी, वो तो उनसे गुजर गया, वो तूफान गुजर गया है ईरान के ऊपर से। तो ईरान तो अभी बिल्कुल एक आप समझेंगे कुंदन बन चुका है, वो सोना जो आग में चलता है। और वो अब ये कहता है कि ये तमाम ड्रामेबाजी खत्म करें आप, और आगे ये ऊपर मेरे ऊपर कोई ऐसी तलवार नहीं होनी चाहिए, मेरे ऊपर कोई ऐसी कदगन नहीं होनी चाहिए, तो आप मेरे साथ मुआहिदा करें जो कि लॉन्ग टर्म होगा और उस मुआहिदे की पासदारी की जाएगी। अमेरिका आप देखिए कि उनका मूड ही नहीं है शुरू से मुआहिदा करने का, वो बातचीत नहीं कर रहे हैं बल्कि डिक्टेशन कर रहे हैं शुरू से। सही। और अब जाके जब एक मुआहिदा अमेरिका से मंजूर होके आया, ईरान के पास गया, ईरान से मंजूर होके दोबारा अमेरिका के पास गया, तो उन्होंने फिर कह दिया कि नहीं जी, नई शराइत हम इसमें डालेंगे। ठीक है। तो उससे टाइम बाय कर रहे हैं, इसराइल को दे रहे हैं, और जैसे ही मैंने जैसे पहले कहा कि इसराइल ने कहा उसी वक्त एग्रीमेंट हो जाएगा।